नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अब तक हम लोगों ने वर्ष 2023 प्रश्न पत्र से इतिहास तथा कला और संस्कृति के प्रश्न डिस्कस कर लिए थे, 2022 से भी कर लिए थे। तो अब जिम्मेदारी बनती है कि 2021 के भी डिस्कस कर लिए जाएं। कुछ ही चुनिंदा प्रश्न थे इतिहास, कला और संस्कृति के, तो सारे हम लोग इसी एक कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करेंगे बिना किसी परेशानी के। कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा जो भी विकल्प है वह खोजा जाए, बेस्ट ट्रिक ढूंढी जाए, किस प्रकार से चीज़ों को हल किया जा सकता है, कम पता है तो भी कैसे हल किया जा सकता है, हर एक चीज़ को देखेंगे। हाँ, ये मत सोचना कि बिल्कुल भी नहीं पता तो भी हल करना, देखो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बस सोचने में अच्छी लगती है, इसलिए पढ़ते रहो। भी थोड़ा समय है, रिवाइज कर लो जितना रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया था वर्ष 2021 के प्रश्न पत्र के अंदर। तो आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। बेहद सरल सा प्रश्न है आप लोगों के लिए ये। इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मांडी सिचुएटेड। देखो, जब हम पढ़ते हैं ना चीज़ों को तो हमें पता लगता है कि राजस्थान में कौन कौन से स्थान हैं, हमें पता लगता है हरियाणा में कौन कौन से स्थान हैं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से स्थान लगते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जनरली पढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ 4 राज्य आ गए, एक गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पूर्वी विस्तार के मामले में खास है हड़प्पा सभ्यता के अंदर, और हमें पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, इतना तो हम लोग पढ़ते ही हैं। वैसे देखा जाए कायदे से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बेस्ड है, तो बहुत अधिक समय नहीं लगना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट आते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि ऐसा था या नहीं था, इसने ये काम किया था पर क्या इस कारण से किया था, इस काम के बाद क्या ऐसा ही हुआ था। तो कॉन्सेप्ट ना सोचने पे मजबूर करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग हटते हैं, फैक्ट्स पे आते हैं, तो फैक्ट में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए पीसीएस 150 प्रश्न पूछता है, फैक्ट अधिक होते हैं। फैक्ट का मतलब है कि बस क्वेश्चन पढ़ा, सीधा आंसर टिक किया, चलो आगे। जैसे कि इसके फैक्ट मामले में क्या है कि हमें सीधा सीधा बताना है कि बस मांडी किस राज्य में है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, मुजफ्फरनगर के पास में है थोड़ा सा। तो इस प्रकार से हम लोग को याद रखना है। हमें राजस्थान के भी अनेक स्थल पता है, हरियाणा के भी पता है, गुजरात के भी पता है। तो इस प्रकार से हमें याद रख के चलना पड़ता है ताकि किसी भी रूप में यदि प्रश्न आए तो समस्याएं ना हो। बट फैक्ट वाले में सीधा सीधा फॉर्मेट यही होता है, यदि चीज़ें पता होंगी, क्लियर पता होंगी, यदि नहीं पता होंगी तो बिल्कुल ही फिर मामला बाहर हो जाएगा। सरल सा प्रश्न है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग इस प्रकार के प्रश्न नहीं छोड़ने वाले हैं आने वाली परीक्षा में, ठीक है। छोटा सा एक्सप्लेनेशन का आप लोग के सामने। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अब यह प्रश्न है थोड़े से परेशान करने वाले। इन प्रश्नों का अर्थ यह है कि आपको पता होना चाहिए चीज़ें क्या है। आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब कोई एक ऐसा है जो गलत मिला हुआ है, बाकी 3 सही हैं। आपसे पूछ रहा है कि तीर्थंकर और उनके निर्वाण स्थल के बारे में आपने बताना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि यह कैसे ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बहुत तीर्थंकर थे, टोटल 24, 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। अब 24 के 24 का निर्वाण स्थल हम लोग कैसे ही याद रख सकते हैं? ये एक जटिल व्यवस्था है, जटिल प्रश्न है, स्किप करने की सोचेंगे। बट यह प्रश्न इतना अधिक सरल है ना, जितने लोगों ने इसको फोकस किया होगा, फोकस करने के बाद में उनको पता होगा कि इसका आंसर कैसे देना है। जैसे कि ऋषभनाथ का सबको पता है कि हाँ अष्टापद है, ठीक है। पहले हैं, इतना तो याद रख सकते हो, पहले, दूसरे, तीसरे, 24वें, एटलीस्ट इतना तो याद रखो। और इसको थोड़ा सा और अधिक समझना है तो पहले, दूसरे, तीसरे के बाद में आप 10वां, 20वां और 24वां, इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। 4-5 तो याद हो ही सकते हैं, इसमें तो समस्या नहीं होनी चाहिए ना। इसमें भी समस्या है तो फिर क्या किया होगे, पीसीएस का एग्जाम देना है, अधिकारी बनना है, नहीं होनी चाहिए। 4-5 तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे यह तीर्थंकर है, इन तीर्थंकरों के अंदर मोस्ट ऑफ जो है वह सम्मेद शिखर से जुड़े हुए हैं, यह भी एक क्लियर फैक्ट है। अब इसी वजह से क्या हो रहा है कि आपको कुछ ही याद करना है, सब कुछ तो याद करना भी नहीं है, इतना सरल मामला है इसका। और इसका जो आंसर है वह बी है, वसुपूज्य जो है वह गलत है। बाकी जो ए, सी और डी है यह सही मिले हुए हैं। ऋषभनाथ का जो निर्वाण स्थान है वह अष्टापद है, नेमिनाथ का उज्जैन, महावीर स्वामी का पावापुर। ये तो सबको पता ही है, बहुत ईजी, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए थी। डी वाले में पहले का पता लग गया, डी का पता लग गया, 2 तो आप लोगों ने ऐसे जान लिए। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, यानी कि आप पहले ही 50-50 के रेशो पे आ गए हो। और क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना, मैं बताता हूँ ना कि जब आप 50-50 पे आ जाओ ना, फिर तो क्वेश्चन जरूर मार के जाओ, तब नहीं छोड़ना है। 3 में कंफ्यूज हो, 4 में ही कंफ्यूज हो तो बिल्कुल छोड़ सकते हो, वहां पर है। बट 50-50 वाले मामले में बिल्कुल मार के जाना है, 20 का सही आंसर है, ठीक है। और आप सभी लोग ये बात भी ध्यान रखिए कि देखो कितना इजी है हम लोग को ये समझना। जैसे कि हमारे जो पहले हैं, जैसे कि भगवान ऋषभ या ऋषभ देव जिनको हम लोग कहते हैं, अष्टपद है उनका, ठीक है, पहले में विशेष है। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो सम्मेद शिखर की कहानी शुरू हो जाती है और चलती है 11वें तीर्थंकर तक, यानी कि सब कॉमन है।
12वें तीर्थंकर वसुपूज्य है, इसीलिए पूछे भी गए हैं। वसुपूज्य का चंपा नगरी है, बट संवेद शिखर लिखा हुआ था इसलिए वह गलत हो गया। अब आपको पहला याद करना हुआ और 12वां याद करना हुआ। चलो आगे समझते हैं। अब यहां हम देखते हैं तो फिर दोबारा 13वें से संवेद शिखर की कहानी शुरू हो जाती है और रुकती है 21वें पे आके। 21वें नेमिनाथ जो हैं उनके लिए क्या लिखा हुआ है, उर्यंत, उसके बाद में रेवतगिरी, फिर संवेद शिखर दोबारा से, और फिर पावापुरी। ठीक है, तो इस प्रकार की कहानी हम लोग के सामने यहाँ पर तो ईजी है, ऐसा कोई बहुत समस्या नहीं है, आप बहुत ईजिली चीज़ों को याद भी रख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। सातवाहन युग से हमसे पूछा गया है और प्रश्न में पूछा गया है सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है। चलिए, विथ रेफरेंस टू द सातवाहन रूलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ये फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन के इस रूप में ही पूछा जाता है। दो स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। अब जब कभी भी हम लोग पढ़ते हैं ना हिस्ट्री को, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि किस शासनकाल के अंदर किस भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। कैसे पता लगता है? अशोक को याद करते हैं। अगर हम लोग अशोक के अभिलेखों को देखते हैं, शिलालेखों को देखते हैं, ताम्रलेखों को देखते हैं, तो कौन कौन सी भाषा मिलती है? खारोष्ठी मिलती है, ब्राह्मी भी मिलती है हमें, है ना। तो इससे पता लगता है कि आप किस भाषा को संरक्षण दे रहे थे, किस भाषा को आप बढ़ा रहे थे। बौद्ध धर्म तेजी से आगे बढ़ता है, विकास करता है। रीज़न क्या था? बौद्ध धर्म ने समझा कि जो ये हिंदू धर्म है, जिसको वैदिक धर्म हम लोग कहते हैं, वैदिक धर्म की समस्याएं क्या क्या, जटिलताएं क्या क्या। सबसे बेस्ट तरीका, अगर आपको किसी चीज़ को अच्छा बनाना है, ईजी बनाना है, तो उसकी जो कमियां हैं ना, उसकी कमियों पर टारगेट करो। कमियां अगर आपने हिट कर दी तो आप अपने आप अच्छे हो जाओगे। इन्होंने देखा कि वैदिक धर्म क्या कर रहा है, वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ। इन्होंने कहा कि नहीं, हम वर्ण में नहीं जाएंगे, हमारे लिए सब बराबर है। ठीक है। उन्होंने देखा कि हर किसी के लिए शिक्षा नहीं है, और शिक्षा जो है संस्कृत भाषा में। संस्कृत सबको नहीं आती, पर क्या आती है? सबको पाली प्राकृत समझ में आती है। एक काम करो, इजी जो है, जिसको लोग समझ सकते हैं ना, लोगों को उसी भाषा में समझाओ। लोगों को उनकी अपनी भाषा में समझाओगे तो क्या होगा कि वो आपकी सब बातों को जानेंगे, समझेंगे और जल्दी अडॉप्ट भी करेंगे। मेन चीज़ तो यही होती है ना। अगर मान लो आप लोग को पीसेस का एग्जाम देना किस में? हिंदी में। मैं यहाँ पर शुरू आता हूँ जर्मन लेकर के, मैं फ्रेंच में पढ़ाऊँगा आप लोग को। पढ़ना चाहोगे, वीडियो भी नहीं देखोगे, छोड़ के निकल जाओगे। तो जो इंसान जिस भाषा में समझ सकता है उसको उसी भाषा में समझाया जाता है, तो वो चीज़ें जल्दी अडॉप्ट करता है। वही इन्होंने अपनाई थी। तो ठीक इसी प्रकार से क्या, तो इन्होंने जो लिखा, जिस प्रकार की किताबें रही, हमें उससे पता लग जाता है कि आपने किस भाषा को संरक्षण दिया। जैसे कि पहला जो है, ये द सातवाहन किंग्स वर द नर्चर्स ऑफ प्राकृत लैंग्वेजेस। बिल्कुल सही है, इन्होंने प्राकृत को समझा जाना और इसको बढ़ावा दिया। पहले स्टेटमेंट हम लोग सही मानेंगे। दूसरा है, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। सातवाहन पूरे काल की पूछ रहा है ये, और सातवाहन के काल में हम देखते हैं कि किताबें भी लिखी गई थी, मूर्तियां भी मिलती हैं, सब चीज़ें थी, मतलब कल्चर को भी इन्होंने बहुत अधिक बढ़ावा दिया। तो दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, किसी एक साइड को इन्होंने फोकस नहीं किया था। पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट्स गॉट मोर इंकरेजमेंट ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड। बिल्कुल ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बेलो। ज़रूरत है कोड देखने की, हमें पता लग गया कि हमारे दोनों ही सही हैं। जहाँ लिखा हुआ है एक और दो दोनों सही हैं, बस लगाओ और आगे बढ़ लो। तो बी इसका आंसर है। बेहद सिंपल सर है। कंसेप्ट आपने अगर पढ़े होंगे, चीज़ों को समझा जाना होगा तो आपको पता होगा। और कंसेप्ट समझने का अर्थ सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जिस काल में जो स्थिति थी उस काल से पहले क्या था, पहले में चीज़ें कहाँ गड़बड़ाई, कहाँ कमी हुई, कहाँ दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से दूसरा एक वंश खड़ा हुआ। दूसरा वंश खड़ा होता तो पिछले वाले की चीज़ों को थोड़ा हिट करता है, क्योंकि वो सीखता है पिछले वाले से कि पिछले वाले ने ये गलतियाँ की थी, हम ये गलतियाँ नहीं करेंगे तो हम थोड़ा सा अधिक सर्वाइव कर जाएंगे। हिस्ट्री अच्छे से समझनी है, उत्तर प्रदेश की खासतौर पे पेपर 5 की। तो यह संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप लोग आर्ट एंड कल्चर की वीडियोस आप लोग के लिए ऑलरेडी हैं, बनाई हैं और अच्छे समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से हर एक बात वहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। साथ साथ पूरी हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न भी वहाँ पे अच्छे से बताई गई है। आप लोग वह सब वीडियो भी देख करके अपनी तैयारी को और अधिक अच्छा कर सकते हैं। और जितना बेस्ट हो सकता था मैंने हर एक चीज़ वहाँ पे कराने की कोशिश की है आप सभी लोगों के पेपर 5 के लिए। ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो गया। इसी एक प्रकार का कुछ एक्सप्लेनेशन छोटा सा यहाँ पर, बहुत अधिक नहीं लिख सकता, आप सभी को पता। चलिए, यहाँ सातवाहन काल की पुस्तक है, बहुत अधिक फेमस है, ये भी आपको पता होगी, गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती भी इसको कहते हैं। हाल ने लिखी थी, यह प्राकृत भाषा में ही लिखी थी। इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार सोर्सेज के रूप में यह पूछी जाती है। तो अब की बार जरूरी नहीं है कि सातवाहन का स्टेटमेंट पूछे, अब क्या पूछ लेगा कि गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती किस काल की है या किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको दूसरे रूप में प्रश्न का जवाब फिर देना होगा। जरूरी नहीं है कि प्रश्न जो है जैसा दिखा वैसे का वैसे ही पूछा जाएगा, संभावना है, बट उसका और एस्पेक्ट भी तो है, वह भी तो पूछे जा सकते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। हमारे चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब जरा ऑप्शंस को देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक तरफ लिखा हुआ है रूलर, शासक, दूसरी तरफ राज्य।
आपसे अलग अलग शासकों के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या इन्होंने इसी वाले राज्य पर शासन किया था या नहीं किया था। कोई एक ऐसा है जिसने उस जगह पर नहीं किया था, तो आपको वही पहचानना है। जैसे कि राणा हमीर, इनके लिए दे रखा है मेवाड़। राणा चुंडा, इनके लिए दे रखा है मारवाड़। मलिक राजा फरूकी के लिए दे रखा है खानदेश। और मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ के लिए दे रखा है मालवा। क्या किया जाए, यदि पता हो, कुछ तो पता हो एटलीस्ट। जैसे कि ऊपर वाले दो ऑप्शन तो मुझे ठीक लग रहे हैं, राणा हमीर मेवाड़ में और राणा चुंडा मारवाड़ में। यहाँ तो हम लोग को ये ठीक लग रहा है कि हाँ आप राजपूत हैं, राजस्थान वाले क्षेत्र हैं, चीज़ें चल सकती हैं, मैनेज हो जाएगा। मलिक राजा फरूकी खानदेश पॉसिबिलिटी है, लेकिन मालवा के वाले क्षेत्र में यहाँ पर दे रखा है इसने मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ, थोड़ा सा परेशान कर रहा है। वैसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो देखो फैक्ट बेस्ड में सीधा सीधा यह होता है कि या तो पता है या फिर नहीं पता, लेकिन जितना हम लोग जानते हैं ना पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसके आधार पर ही हम लोग एग्जाम क्रैक कर ले। मैं बता रहा हूँ कि जो बेस्ट से बेस्ट भी होगा ना, जो आपका फर्स्ट रैंक होल्डर होगा ना फाइनल रिजल्ट आने के बाद में, उस फर्स्ट रैंक होल्डर से भी अगर आप बात करेंगे ना ऑनेस्टली, अगर वह जवाब दे तो वो बताएगा कि 150 में से उसको लगभग 70 आते थे, 80 आते थे, बाकी मारते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे, कहीं पे किसी को एलिमिनेट कर दिया, कुछ लगा, कुछ याद आ गया, ऐसे ही मारने पड़ते हैं। ये बिल्कुल फिक्स है, सबके लिए फिक्स है। जो फर्स्ट रैंक होल्डर होगा वह भी ये काम करेगा, क्योंकि सब कुछ याद नहीं हो सकता, सब कुछ याद नहीं रख सकते, लेकिन चीज़ों को इंटरलिंक हम लोग कर सकते हैं। फैक्ट के मामले में चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ कर जाती है, कंसेप्ट के मामले में चल जाती हैं। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है वैसे तो फैक्ट बेस्ड है, आपसे बस सीधा सीधा पूछा है शासक बताओ, राज्य बताओ, मैटर खत्म। जैसे कि मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ही इसका आंसर है, क्योंकि इसने मालवा में राज नहीं किया था, मालवा में शासन नहीं था, इसका जौनपुर था। जौनपुर के सर की शासकों की स्थिति अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको उसका नाम देखने को मिलेगा, वहाँ पर आएंगे ये भाई साहब, अब यहाँ पर नहीं आएंगे। और यह पॉइंट इसलिए भी आप लोग के लिए खास है क्योंकि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आपको यही नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में किस किस क्षेत्र में किसका शासन था तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि बाकियों का ठीक है, बट उत्तर प्रदेश के अंदर एग्जाम देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले के बारे में नहीं पता तो चीज़ें गड़बड़ाएंगी। इसलिए उत्तर प्रदेश को फोकस खास तौर पर जरूर कीजिएगा। और जब कभी भी पेपर सेट होता है तो हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं ना वह उत्तर प्रदेश से जुड़ते हैं, चीज़ें सीधे सीधे वहीं पूछा जाती है। पहला क्वेश्चन मैंने देखा आप लोगों के लिए मांडी पूछा गया था, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, यह भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, तो इस प्रकार के प्रश्न हिट करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उत्तर प्रदेश फोकस करें और अच्छे अंक ले लें आराम से, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न मिलान वाला है, कह रहा है कि 2 सूचियाँ हैं, मिला लीजिए। देखो इस प्रश्न को समझाने से पहले मैं कोई यह बता देता हूँ, यह प्रश्न जो है ना अपने आप में एक खास प्रश्न है। खास होने का रीज़न क्या है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वर्ष 2021 के प्रश्न पत्र में और वर्ष 2022 के प्रश्न पत्र में यह क्वेश्चन पूछा गया। और यह क्वेश्चन पूछा गया है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और रूप में, बिल्कुल डिट्टो। आयोग ने इस प्रश्न के ऊपर बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। वर्ष 2021 में जिस रूप में पूछा गया था, वर्ष 2022 में भी सेम वही प्रश्न पूछ लिया गया। और ऑप्शन जिस लोगों को पता होंगे, जिन्होंने 2021 का देखा होगा, 2022 के अंदर बहुत आराम से इसको मार के आए होंगे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। तो पिछला वीडियो में पहले समझा चुका हूँ, तो इसलिए आपको आंसर बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, रागमाला जो है ग्रंथ, इसको लिखा गया था पुंडरीक विठल के द्वारा, रस कौमुदी लिखा गया है श्रीकंठ के द्वारा, राग विबोध है सोमनाथ की, और चतुर्दंडी प्रकाशिका है वेंकट रमन या वेंकट माखिन को कहा जाता है इनकी। तो इस हिसाब से अगर हम लोग सीक्वेंसिंग देखते हैं तो हमको क्या पता लग रहा है कि आंसर हो जाएगा हमारा रागमाला के लिए 3, रस कौमुदी के लिए 4, राग विबोध के लिए 1 और चतुर्दंडी प्रकाशिका के लिए 2। 3, 4, 1, 2 यह है हमारा आंसर। अब जहाँ भी ऑप्शन में दिख रहा है बिल्कुल सीधा सीधा टिक करो और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ये हम लोग का आंसर हो गया, बिल्कुल सेम डिट्टो पूछा। मैं कह रहा हूँ ना पीसीएस के मामले में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे या तो आसपास से चीज़ें पूछ रहा है और इस प्रकार के प्रश्न के मामले में बिल्कुल डिट्टो ही उसने पूछ लिया है। यहाँ पे आयोग आपको बता रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, हम खुद ही पूछ रहे हैं और हम खुद ही बता रहे हैं आप लोग को कि पीछे से ही पूछ रहे हैं, नया नहीं पूछ रहे हैं खासतौर पर। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अपनी तैयारी को आप ईजी बना सकते हैं, और यह तो हमें चाहिए। जो भी हम लोग के लिए बेस्ट हो सकता है पेपर को इजी बनाने के लिए, वो काम हम लोग करेंगे ही करेंगे, ये हम लोग के हाथ में रहता है। इसका एक्सप्लेनेशन, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आप लोग के सामने, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न की जो स्थिति है, इस प्रश्न के अंदर आप लोगों से पूछा गया है कथन और कारण के बारे में। कथन और कारण वाले में स्थिति क्या होती है को बता देता हूँ पहले। ऊपर आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ बहुत ईजी सा, कि राजू ने दोपहर 2 बजे खाना खाया था, ये हो गया कथन। नीचे कारण देगा कि उसे रोज़ इस समय ही लंच करना होता है, या रोज़ उसे इसी समय भूख लगती है, या फिर राजू रोज़ दोपहर 2 बजे ही विद्यालय से घर आता है। तो क्या यह कारण है? अब आपने चीज़ें पढ़ी है कि हाँ
वह विद्यालय जाता है, विद्यालय से 2 बजे घर पहुंचता है, घर पहुंचते ही पहला काम उसको खाना खाने का है। तो विद्यालय से घर आता है, भूख लगती है, इस कारण से ही वह खाना खाता है। तो हमें रिलेट करना है कि जो कथन दिया गया था, कथन के लिए जो कारण है, क्या वह सत्य कारण है या फिर कुछ और बात है उसके अंदर। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार के कथन कारण के कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए अभिकथन क्या दिया हुआ है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। द मुगल एम्पायर वॉज ओरिजिनली अ मिलिट्री स्टेट। यहाँ पर इसने यह बात पूछी है कि मुगल साम्राज्य की जो मुख्य रीढ़ की हड्डी, इसको हम लोग मान सकते हैं, मुख्य आधार मान सकते हैं, क्या वह सेना थी? यह इसने बात यहाँ पर कही है। पहले तो यही सोचना है कि क्या सेना थी या नहीं थी। इसका अर्थ यह है, हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि क्या उन्होंने अच्छी सेना बनाई थी या नहीं बनाई थी। मुगलों की सेना थी, अच्छी खासी थी। अगर हम लोग देखते हैं चीज़ों को समझते हैं तो मुगलों ने विस्तारवादी नीति को अपनाया था, राज्य का विस्तार किया था। कैसे किया होगा? मिठाई खिला के नहीं, युद्ध लड़के। युद्ध कैसे लड़ेंगे? सेना से लड़ेंगे। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बैठ रहा है कि देखो उन्होंने सेना पे फोकस तो किया था, इसमें कोई दो राह नहीं है। सेना थी उनके पास में, अच्छी स्थिति। हम लोग देखते हैं ना अकबर के काल में देखो कितनी बढ़िया सेना थी। शाहजहां ने भी पैटर्न फॉलो किया। औरंगजेब के मामले में तो बहुत ज़्यादा हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं ऐसे। ठीक है, और शुरुआती स्थिति तो आपको पता ही है, बाबर ने किस प्रकार से पूरी की पूरी व्यवस्था स्थापित की थी अपने लिए। तो पता लगता है कि हाँ ठीक है, मुगल काल के अंदर जो स्थिति थी वह एक सैनिक राज्य की थी। ठीक है, बट क्या इसका कारण सही बैठ रहा है? पहला हम लोग मानते हैं कि ठीक है, ओके है, ट्रू जाएगा ये। दूसरा कह रहा है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। द विटलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंडेड ऑन इट्स मिलिट्री पावर। यानी कि जो केंद्रीय व्यवस्था चल रही थी वो मुख्य रूप से सैनिक शक्ति की वजह से चल रही थी, उसी पे ही निर्भर थी। देखो अगर हम लोग आज के समय में भारत की सेनाओं को हटा दें तो क्या हमें चाइना और पाकिस्तान जीने देंगे? क्या बोलते हो? परेशान करेंगे, स्वाभाविक है। हम लोग के पास मजबूत सेना है। कल ही मैंने करंट अफेयर के वीडियो में पढ़ाया है, ये संस्कृति आई इस वाले यूट्यूब चैनल पे। तो हमारी अच्छी सेना है, बेस्ट फोर मानी गई है उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, अब उस स्थिति में क्या होगा कि सेना आपकी अच्छी है, आपका केंद्रीय प्रशासन अच्छा चलेगा। रीज़न, आपको आसपास के लोग परेशान नहीं करेंगे और आप कहीं भी जाएंगे तो अच्छी खासी आप लोग वहाँ से फिर लूट खसोट भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है, जब हम मुगल काल पढ़ते हैं कि इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था भी शुरू की, सबको मनसब बांटे, अलग अलग रूप से इन्होंने कोशिश की कि सेना अच्छी से अच्छी तैयार की जाए, बेस्ट बनाई जाए। पूरा का पूरा भार जो है वह राजा के ऊपर या किसी एक मंत्री के ऊपर ना आए, इसलिए मनसब बना देते हैं। अलग अलग लोग छोटे छोटे स्तर पर छोटी छोटी सेना तैयार रखेंगे, जरूरत पड़ेगी सबको मिलाएंगे और युद्ध लड़ लेंगे। यह भी इन्होंने किया था, इनको पता था कि हाँ महत्व है सेना का, सेना होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ मान सकते हैं कि ठीक है, ओरिजिनली यह एक सैनिक राज्य था, प्राण शक्ति जो थी वह सैनिक शक्ति पर ही निर्भर थी, केंद्रीय व्यवस्था की। अगर हम लोग दोनों को ठीक मानते हैं तो उसके बावजूद हमारे पास में एक समस्या यहाँ पर यह है कि क्या जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या करता है। इस मामले में हमें लगता है कि चीज़ें आपस में रिलेट कर रही है, यानी कि अभिकथन जो है वह जुड़ रहा है कारण से और कारण बिल्कुल सही व्याख्या भी है इसकी। तो हमें पता लग गया कि भाई दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर मामला है। तो देखिए पहला अगर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और जो आर है वह ए की सही व्याख्या है। हम लोग का आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हमने माना है कि दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी सही हो रही है। अगर हम बी देखते हैं तो कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि दोनों है तो सही, लेकिन जो आर है वह एक्सप्लेन सही से नहीं कर पा रहा है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सीधा सीधा हो गया कि मतलब ए जो है वह सत्य है, आर गलत है। हमारा दोनों ही सही हो गया तो ये बाहर, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है, आर सही है, तो ये भी हम लोग के नहीं आएगा। हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी देख लिया कि बिल्कुल ठीक है, दोनों सही भी है, तो इस हिसाब से हम लोग ए के साथ में ही जाएंगे। ये चीज़ों को हम लोग इंटरलिंक करके देख सकते हैं। थोड़ा कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट के आधार पर आप 4-6 पॉइंट याद करो। सैनिकों के लिए इन्होंने क्या 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 अच्छी व्यवस्था बनाई, कैसा क्या सिस्टम तैयार किया था, आपको पता लग जाएगा कि हाँ बिल्कुल जुड़ा हुआ था, मुख्य आधार बना रहे थे, मान रहे थे इसको मुगल काल के अंदर। इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बहुत अच्छी सेना थी, बहुत बड़ी सेना बनी। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भी हम ऐसे पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने फोकस किया, इन्होंने अभियान किए, अलग अलग जगह कैप्चर्स करने की कोशिश की। इनका जो ऑब्जेक्टिव था वह था कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे साम्राज्य का विस्तार हो, एक्सपेंशन होना चाहिए हमारा। तो वह सभी चीज़ें जो हैं जब हम याद करते हैं, चीज़ें क्लिक होती हैं तो अपने आप आंसर निकल के आ जाता है। बहुत अधिक परेशानी हम लोग को यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, सरल सा प्रश्न था, आंसर भी आ गया। उम्मीद करता हूँ कि परेशानी नहीं रही होगी। एक्सप्लेनेशन दोबारा आप लोग के सामने। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए कि ए इसका आंसर था, तो बिल्कुल वही आप लोग के सामने भी है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि फवायदुल फवाद
ये एक ऐसी किताब है जो बहुत बार पीसीएस एग्जाम में पूछी गई है। यदि उसके बावजूद आपको आंसर नहीं पता तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसीलिए हम सब आप लोगों को प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो हैं वह रिवाइज करा रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि पीछे क्या पूछा गया और आगे भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कोई दो रहा नहीं है। कह रहा है कि फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था किसने किया था, यह पूछ रहा है। द बुक फवायदुल फवाद इज द रिकॉर्ड ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया। इट वॉज कंपाइल्ड बाय, अब बाय में क्या है इसका सही आंसर? अमीर हसन सिज्जी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, हसन निज़ामी। फैक्ट है, कुछ नहीं कर सकते, पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। रिलेट कैसे करोगे? को रिलेट भी तो करने की समस्या है, कैसे कर सकते हो? सही आंसर ए, अमीर हसन सिज्जी साहब के द्वारा किया गया था यह काम, इनके ही क्रेडिट जाएगा। और यह प्रश्न दोबारा भी पूछ सकता है, पूछेगा फवायदुल फवाद किसकी बातचीत का विवरण है, जिसका जो संकलन है वह अमीर हसन सिज्जी ने किया था। क्या करोगे? आंसर निज़ामुद्दीन औलिया होगा उसके अंदर। चीज़ों को रोटेट करके भी पढ़ना सीखो और चीज़ें ईजी हो जाएंगी। 8वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग के लिए क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न में हमारे लिए यहाँ पर कहा गया है कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? एट विच प्लेस डिड रणजीत सिंह सेटअप द अदालत ए आला? बेहद सरल सा प्रश्न है। देखो कायदे से देखा जाए तो जब हम लोग पढ़ते हैं रणजीत सिंह के बारे में तो कुछ खास विशेषताएं हैं राजा रणजीत सिंह के काल की जो आपको पता होनी चाहिए। उन्हीं में से एक है अदालत ए आला। 4 महत्वपूर्ण स्थान अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर और मुल्तान। देखो अमृतसर बहुत इजी है मार देना। रणजीत सिंह सीधा सीधा रिलेट कर लेंगे हम लोग कि हाँ सिख साम्राज्य वगैरह वगैरह चीज़ें हो गई, अमृतसर इसका आंसर होगा। इसका सही आंसर लाहौर है, फैक्ट बेस्ड है, जैसे कि आपको बताया मैंने। तो लाहौर इसका सही आंसर है। यहाँ पर इन्होंने अदालत आला की स्थापना की थी। बट ऑप्शंस को इस प्रकार से सेट करने की कोशिश की जाती है कि आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएं। और कंफ्यूज अगर कोई इंसान होगा ना तो ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मुख्य रूप से वही व्यक्ति होगा जिन चीज़ों को नहीं पढ़ा जाना समझा होगा। जो पढ़ रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, देखा कि हाँ अदालत आला की थी, किसने की थी, यह भी पूछ सकता है। अब अदालत आला देखो रिलेट नहीं हो रहा है सीधे रणजीत सिंह से। कोई आपसे मुस्लिम शासक पूछेगा, आप सीधा रिलेट करके चले जाओगे अगर ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो। यही तो होता है, यही तो पॉलिटिक्स होती है आयोग की। आयोग चीज़ों को रिलेट करता है, उनके पास में है अच्छे माइंड्स, वह देख लेते पहले, ठीक है मुस्लिम टर्म आ रही है, मुस्लिम को लिख दो ऑप्शन के अंदर, ज़्यादा लोग मार के जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, लाहौर, फिरोजपुर और मुल्तान दे दिया है ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहें। सही आंसर बी लाहौर है, इसको याद रखिएगा। दोबारा भी पूछेगा, किसी और रूप में पूछ सकता है, बिल्कुल संभावना। अभी नहीं पूछेगा तो 1-2 साल में पूछ लेगा, बिल्कुल इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो चीज़ें आप लोग के सामने, बढ़ते हैं आगे। और पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। वीडियो डालने के अगले दिन सुबह सबके पीडीएफ पहुंच जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। ठीक, चलिए एक और प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, और स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, क्या हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, कह रहा है कि जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायुकॉम सत्याग्रह जो हुआ था, अब उसके संबंध में बताइए कौन सा या से कथन सही है। या तो एक सही होगा, या फिर दोनों ही सही हो जाएंगे, या फिर दोनों ही गलत भी हो सकते हैं, इसकी भी संभावना है। ऐसा नहीं है कि दोनों ही हमेशा सही होंगे, गलत भी हो सकते हैं, तो इस तरफ भी ध्यान देना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग वायुकॉम सत्याग्रह। अब पहले इसके लिए ज़रूरी है कि वायुकॉम सत्याग्रह पढ़ा जाना चाहिए। पढ़ा हुआ होगा तो कोई परेशानी नहीं है, यदि पढ़ा नहीं है तो देखो पढ़ लेना। ठीक है, मैं ये भी नहीं सिखाऊंगा कि हाँ यदि नहीं पढ़ा तो भी लगा के आओ, ज़रूरी नहीं है। बेवजह यदि प्रश्नों में जूझोगे, यदि किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है ठीक से, या ठीक से नहीं पढ़ पाए, उसको समय नहीं दे पाए हो, तो प्रश्न से मत उलझना। हमें अंक चाहिए, लेकिन जहाँ से अंक मिल रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग क्यों करवा रहे हो? नेगेटिव मार्किंग भी तो होगी ना यहाँ पर, तो नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है, सभी के लिए यह भी ज़रूरी है। कह रहे हैं जो स्टेटमेंट्स के अंदर कि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। इट वॉज अ सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्या ऐसा था? और दूसरा स्टेटमेंट जो उसने कहा गया है कि महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन दिस सत्याग्रह। अब क्या किया जाए इसमें? महात्मा गांधी की भी बात पूछ लिया, सत्याग्रह आ रहा है, सत्याग्रह और महात्मा गांधी दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, जी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव की बात आ रही है, तो क्या होगा इसके अंदर? एनी गेसेस? कमेंट करो। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ये है कि बिल्कुल अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध यह एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इसको अपना समर्थन दिया था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया कि दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगी, यानी कि हमारा सी आंसर हो जाएगा।
चीज़ें आप लोग को इस प्रकार से याद भी रखनी है। जो वैकोम सत्याग्रह था उससे रिलेटेड कुछ बातें, केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था, ये उद्देश्य क्या था वही आपको बता दिया है। इसका नेतृत्व टी.के. माधवन, के कप्पन तथा के.पी. केशव मेनन के द्वारा किया गया था। इसके अलावा और भी नेता थे, पर नेतृत्व में प्रमुख नाम यही था। महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था, इसलिए मान लेते हैं कि हाँ आप थे उपस्थित, ठीक। और महात्मा गांधी हमेशा से हम लोग देखते हैं कि रहते हैं, वो लोग क्या कहते थे कि जो अस्पृश्य हैं, अछूत हैं, उनके लिए उन्होंने टर्म यूज़ किया था हरिजन, उसको वह फॉलो करते थे, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चला भी करती थी। कोई डाउट, कोई परेशानी? ठीक है, चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, ताकि दोबारा यदि प्रश्न पूछा जाए तो कोई परेशानी ना हो। ठीक है, हर एक मामला क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? जिसने की थी यह तो बता सकते हैं, अब किसने नहीं की थी यह भी बताया जाना है। अब जिसने की थी हमको पता होगा कि हाँ इसने की थी या नहीं की थी, जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस। देखो सुभाष चंद्र बोस का नाम मैं पहले ही हटा देता हूँ यहाँ से। इनका नाम हटा देने का रीज़न क्या है कि जिस समय इनको बनाया गया था ना कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष, काफ़ी डिस्प्यूट वगैरह हुए, और डिस्प्यूट के बावजूद 2 साल ये है ना लगातार रहे थे। कब कब? 1938 और 39। त्रिपुरी हरिपुरा बहुत ज़्यादा फेमस है इनके मामले में, कुछ नहीं कर सकते, चीज़ों को साइड कर लेते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले साहब भी देखो सम्मानीय व्यक्ति थे, राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के, तो इनको भी दायित्व मिला था। लाला लाजपत राय को भी दायित्व मिला था अध्यक्षता करने का। किसी को यदि नहीं मिला था तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। विवादों में रहा काफ़ी नाम इनका कांग्रेस के मामले में। इनकी पॉलिसीज जनरली अगेंस्ट हुआ करती थी बड़े नेताओं के, तो जब भी बात होती थी कि इनको अध्यक्ष बनाना है तो विवाद हो जाया करता था। और साइमन कमीशन के टाइम पे हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो इनको जीवन में यह पद संभालने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन बाकी सब ने संभाला था। तो चीज़ें इस प्रकार से आ सकती हैं। और बाल गंगाधर तिलक का नाम अपने में इसमें खास है, क्योंकि जब कभी भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इसको खासतौर पर हाईलाइट किया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी ज़िंदगी में कभी किसी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की नहीं थी। ठीक है, चीज़ें क्लियर आप लोग को। इसी प्रकार की बात है, लाला लाजपत राय ने एक विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कलकत्ता में हुआ था 1920 में, तो यह इसलिए जाने जाते हैं, खासतौर पर याद रखा था। गोपाल कृष्ण गोखले का तो 1905 वाला था, बनारस वाला ही। ठीक है, तो यह है ऑप्शन आप लोग के सामने। ओके, 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न देखने से पहले थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं अधिवेशनों की। अधिवेशन जो है कांग्रेस के मैंने खासतौर पर पढ़ाए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मैंने विशेष बताए हुए हैं। आप लोग को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब कभी भी अधिवेशन हुआ तो किस किस ने उसकी अध्यक्षता की। सबसे पहले ये बात ज़रूर याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अब की बार ग्रुप में पूछा, दोबारा पूछेगा कि कांग्रेस का जो अधिवेशन था उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी। ज़रूरी है उत्तर प्रदेश के मामले में चीज़ आपको याद हो। इसके अलावा मैं आपको यह भी सलाह दूंगा कि कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन थे, खासतौर पर स्वराज वाला हो गया, 1930 का हो गया, 1905 और 6 के हो गया, 1925 वाला हो गया, इन सभी को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा एक बार, ताकि यह है कि कभी भी अगर बात आती है अध्यक्षता की तो आप लोग बेझिझक चीज़ों को बता सके, परेशानी ना हो कहीं भी। ठीक है, ये एक एडवाइस है, और कर लेंगे तो आप लोग का ही फायदा है, बेस्ट है ये चीज़ें। क्योंकि जितना पेपर्स को हम लोगों ने एनालाइज किया है तो हम लोगों ने एनालिसिस के आधार पर ये सब चीज़ें देखी है कि हाँ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ये सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं और बार बार पूछी भी जा रही हैं। बाकी एक वीडियो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भूमिका क्या रही है, कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं, इस चैनल पे आप लोग को मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा जाकर के। ठीक है, 11वां प्रश्न जो है उसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। यानी कि मतलब संस्थापक सदस्य के रूप में एक तरह से पूछ रहा है कि शुरुआत में कौन नहीं जुड़ा हुआ था। 4 नाम दे दिए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अर्ली मेंबर ऑफ द नौजवान सभा फॉर्म्ड इन 1926 AD। क्या किया जाए? भगत सिंह, यशपाल, छबील दास और अंबिका चक्रवर्ती, किसके साथ जाना चाहेंगे? देखो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पता है तो ठीक, नहीं पता तो भी ठीक, पर भगत सिंह थे इसके अंदर, इतना तो पता होगा, पहले बाहर हो गए। चलिए, अब ये हमारा आंसर नहीं हो सकते। यशपाल भी थे, छबील दास भी थे, ये तीनों लीडिंग मेंबर्स थे। पूरे जो नौजवान सभा इन्होंने बनाई थी उसको लीड यह कर रहे थे, लोगों के अंदर क्रांतिकारी भावनाओं को पैदा कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि चीज़ें कैसे कैसे की जा सकती हैं, कैसे चीज़ों को सुधारा जा सकता है, वगैरह वगैरह कार्यक्रम क्या होंगे, हर एक चीज़ उन्होंने निर्धारित की थी। लीडिंग थे, इसलिए इन लोग के नाम आपको पता ज़रूर होंगे। जब कभी भी नौजवान सभा आएगी तो इनके नाम देखने को मिल जाएंगे। यदि कोई नहीं था, अंबिका चक्रवर्ती नहीं जुड़ी थी शुरुआत में इनसे, यह खासतौर पर देखा गया था इसमें। क्लियर है बात सारी की सारी? तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, सिंपल है, फैक्ट बेस्ड है। मैं बता रहा हूँ ना, फैक्ट ज़्यादा पूछ रहा है क्योंकि 150 प्रश्न है, इसलिए इन लोग को फैक्ट पर फोकस करना पड़ता है। हम लोग यूपीएससी में देखते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्ट पे बहुत अधिक फोकस करते हैं, तो पेपर के पैटर्न के हिसाब से, उसके अंदर समय के हिसाब से हर एक चीज़ को देखा जाता है, तो इसलिए ये लोग फैक्ट ज़्यादा पूछते हैं। फैक्ट में समय नहीं लगता, सीधा पढ़ा सीधा आंसर, बहुत अधिक समय नहीं देना होता।
चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल पढ़ते चलिएगा। कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? एक और सिंपल सा प्रश्न और फैक्ट बेस्ड। 4 ऑप्शन, जोनाथन डंकन, सर विलियम जॉन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स और विलियम बेंटिक। क्या किया जाए? जोनाथन डंकन भी इस मामले में जाने जाते हैं, बहुत कुछ काम किए हैं, जॉन्स ने भी किए हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स भी जुड़े हुए हैं, बेंटिक भी जुड़े हुए हैं। क्या करना है अब? फैक्ट है, आंसर बता दूँ? देखो इसका जो आंसर है वह है सर विलियम जोन्स। इनके द्वारा ही काम किया गया था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में इन्होंने यह काम किया था। ठीक है, तो कार्यकाल भी याद रखना कब हुआ था, उस काल में गवर्नर जनरल कौन था या फिर गवर्नर कौन था इस रूप में, या फिर वायसराय कौन था, ये सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं कई बार, तो इस रूप में भी चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है, कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं? तो 20 का आंसर रहेगा। स्थापना 15 जनवरी 1784 को हुई थी, ये भी आप लोग याद ज़रूर रखना। आंसर बी आप लोग की स्क्रीन पर। ठीक है, कोई डाउट? फैक्ट है, दो को बहुत अधिक कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पे जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं चीज़ें आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी जहाँ नहीं है एग्जाम में यदि कहीं भी फंसते हो तो प्रश्न से बेवजह नहीं उलझना। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पेपर की 2 रीडिंग ज़रूर करना। फर्स्ट रीडिंग जो होती है वह होती है रैपिड, तेजी में जो प्रश्न दिख रहा है, जो दिखता है सब लगाते जाओ। मतलब जो आते हैं वो, ऐसा नहीं कि जितने प्रश्न आए सबको लगाते, नहीं, जितने आते हैं जितना पता तुरंत लगाते चले जाओ। ठीक है, तो बहुत इजीली आप लोग का क्या होगा कि फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी रीडिंग में आप रिव्यू करो, किन किन प्रश्नों को देख सकते हैं, थोड़ा सा 2-4 मिनट फालतू लगा करके भी आंसर निकाला जा सकता है। दूसरी रीडिंग में इस प्रकार के प्रश्न देखने, पहली रीडिंग में सीधा क्विक आंसर वाले देखने हैं, ताकि 2 बार आप देख लो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप लोग शुरुआत से ही ना एक एक प्रश्न को समझेंगे तो क्या होगा कि आप समय बहुत ज़्यादा दे देंगे कहीं कहीं पे, और जब समय आप कहीं कहीं दे देंगे तो बहुत बार ऐसी दिक्कतें होती हैं कि 101 से 150 के जो प्रश्न होते हैं ठीक से नहीं देख पाते बहुत सारे लोग, और बाद में जब बाहर निकलते तो पता लगता है कि हाँ कुछ ऐसे प्रश्न थे यहाँ पर जो आते थे, इजीली लगाए जा सकते थे, पर छूट क्यों गए? क्योंकि जो 1 से 100 का मामला था ना, वहाँ पे उलझे रह गए थे, वहाँ अधिक समय देते थे, इसलिए यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। इसलिए 2 रीडिंग ज़रूर करना, ये मेरी बेस्ट आप लोग के लिए एक एडवाइस रहेगी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वह भारतीय प्राच्य शिक्षा साहित्य व ग्रंथों का अनुवाद आंग्ल भाषा में करना था। इस वजह से इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, याद रखिएगा ज़रूर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल दिया था? अगर खास पॉइंट देखें तो सीधा इतना पूछ रहा है कि किस अधिनियम के अंदर सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति को बल दिया गया था वायसराय की कार्यकारी परिषद के लिए। इंग्लिश में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स of British India strengthened the Viceroy's authority over the Executive Council by substituting portfolio or departmental system for corporate functioning। सिंपल है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डीप है। ठीक, आंसर इसका क्या हो सकता है? 1861 का एक्ट, 1858 का एक्ट, 1892 का एक्ट और 1909 का एक्ट, चारों में से क्या हो सकता है? यह है सोचने जानने वाली बात है। तो उसका सही आंसर जो है वह ए है। 1861 का जो एक्ट आया था, यानी कि जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसका हम देखते हैं कि चीज़ें बदल जाती हैं 1858 में, लेकिन 1861 में एक एक्ट अब आता है जो व्यवस्था को मुख्य रूप से एक स्थायित्व देने का काम करता है। साथ साथ इसमें इंडियन काउंसिल की बात भी की गई है। ठीक है, तो चीज़ें इसके अंदर ही उल्लिखित थी, जिसके बाद फिर चीज़ें बदल गई थी और इन सभी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाने लगा था, क्योंकि जो प्रशासन था, जो व्यवस्था थी, वह मुख्य रूप से ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही चली गई थी। हम लोग को यहाँ पता चलता है 1857 की रिवॉल्ट के बाद में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो गया आप लोग के सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि जो घटनाएं हैं बस में विचार करो, उनमें सीक्वेंसिंग दे दो। ठीक है, सिर्फ इतना ही काम करना है। 4 घटनाएं दी हैं हमारे को, शारदा एक्ट, नेहरू रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन और दांडी मार्च। हमें ये बताना है कि बस कौन कौन कब कब हुआ था। दांडी मार्च के मामले में तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना, कब हुआ था? 1930, ये तो पता ही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है ना, ये तो इसको तो नहीं भूल सकते हम लोग। तो 1930 में यह हो गया। लेकिन सीक्वेंसिंग वाले मामले में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हमें पता होना चाहिए कि पहले कौन हुआ था, बाद में कौन हुआ था, वरना हम कोई भी तीर मार देंगे और तीर जरूरी नहीं है कि फिर निशाने पे ही लगे। अर्जुन नहीं है हम लोग ना कि चिड़िया देखने की जगह चिड़िया की आंख देख लेंगे और स्वयंवर में जाएंगे सीधा मछली की आंख में तीर मार देंगे पानी देख करके। ये सब चीज़ें भी पॉसिबल नहीं है। चारों के बारे में पता होना जरूरी है। प्रश्न पत्र पे हमेशा जब कभी भी आंसर निकालो सामने ज़रूर ईयर लिख लेना इस प्रकार से, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं लिखना, दिमाग में याद करते हैं और जल्दी से मार देते हैं। ऐसा नहीं, लिखोगे, थोड़ा सा समय दोगे तो टाइम भी लगेगा, आंसर भी गड़बड़ होने से बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, साइमन कमीशन के गठन की अगर हम लोग बात करें तो 1927 में हुआ था ये। लेकिन ऊपर वाले दोनों का क्या,
तो देखिए यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना कि 1927 के अंदर जिस समय साइमन कमीशन का गठन हुआ था, भारत में एक खास विरोध था साइमन कमीशन को लेकर के। यह प्रशासनिक व्यवस्था को देखना जानना चाहते थे, आगे क्या हो सकता है उसको देखना जानना चाहते थे। 1919 के अधिनियम में क्या क्या रहा, क्या क्या परिणाम उसके हुए, उसको एनालिसिस के लिए आए थे। लेकिन सब लोग जो थे इसमें सब ब्रिटिश थे। तो जब भारत की बात होती थी तो उस समय तक ना हमारे सभी लोग समझ गए थे कि भारत की बात होगी तो भारत के लोगों के साथ होगी। यदि भारत के लोगों के बिना भारत की बात करोगे तो हम विरोध करेंगे, ही हमारा काम होगा। जिसी वजह से कहा गया था साइमन गो बैक। नारे लगे, जहाँ जहाँ ये पहुँचा था वहाँ पे नारे लगे, इसको वापस भेजने की बात की गई थी। तो चीज़ें बहुत अधिक इसके आगे नहीं बढ़ी थी। इसके विरोध के दौरान ही हम लोग देखते हैं कि जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे उनकी मृत्यु भी हो जाती है, और उनके द्वारा कहे गए अंतिम जो शब्द थे वो भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, है ना। याद है क्या कहा था उन्होंने? ही सेड, कि हिंदी में कहे थे लेकिन हम लोग देखते हैं हर जगह इंग्लिश चल रही होती है। तो यह था कि एवरी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव द नेल इन द ब्रिटिश कॉफिन, यानी कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली हर एक लाठी ब्रिटिश ताबूत की कील का काम करेगी। ये उनके अंतिम शब्द थे जो जनरली पता होने चाहिए। आप लोग को कहीं पे अगर बातचीत हो ना बाल गंगाधर तिलक की तो लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो विवाद चला था प्रशासन को लेकर के, व्यवस्था को लेकर, संविधान को लेकर के। तो नेहरू रिपोर्ट आई थी डोमिनियन स्टेट्स को लेकर के। कब आई थी? 1928 में इसको ला के रखा गया था। अब हमें पता लग गया कि 27 में यह है, 28 में यह है, पर हम तब भी आंसर नहीं निकाल सकते। एक समस्या हमारे साथ में ये है, जैसे कि पहला जो है, देखो 2 जगह पर इसको आगे दे रखा है, तो हमें पता होना चाहिए कि पहले आएगा या बाद में आएगा, इसकी क्या स्थिति है। तो देखिए इसका जो ईयर है, शारदा अधिनियम जो आया था मुख्य रूप से ये है बाल विवाह वगैरह से जुड़ा हुआ था। चाहते थे कि बच्चों की जो एज है, यानी कि लड़कियों की बहुत कम उम्र में शादी हो जाती, तो चाहते थे इसको बढ़ावा दिया जाए, चीज़ों को कंट्रोल किया जाए और एक ठीक ठाक उम्र के बाद ही शादी हो तो व्यवस्था ठीक हो सकती है। 1929 में इसको तैयार किया गया था। अब देखो 1929 में इसको तैयार किया गया था, तो 1929 तैयार होने, अब हमें समझ सकते हैं कि हाँ आंसर क्या बनेगा। सीक्वेंसिंग करनी थी, सबसे पहले 1927 वाला आ जाएगा, फिर 28, फिर 29 और फिर 30। इस हिसाब से अगर हम लोग आंसर देखें तो बन रहा है हम लोग का आंसर 3, 2, 1 और 4। जहाँ पर अब ये है इसको ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं। सीक्वेंसिंग वाले में थोड़ा सा ये होता है कि टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। जल्दबाजी करोगे तो आंसर गड़बड़ा जाएगा, बिल्कुल पूरी संभावना यह भी है, ठीक है। चलिए आप लोग के सामने यही आंसर है, तो इस प्रकार से थोड़ा समय देना पड़ेगा। वाले में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो थी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। देखो ये नहीं पूछ रहा है कि किसने प्रकाशित की थी, दादा भाई नौरोजी की थी। ये नहीं पूछ रहा है कि किसने प्रकाशित की थी, बहुत सिंपल सा था अगर पूछता तो, बट कह रहा है किस वर्ष हुई थी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया। इन विच ईयर द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज पब्लिश्ड। यह किताब जो थी दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। इन्होंने बताया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हो रहा है भारत में, कैसे कैसे अंग्रेज आए और अंग्रेज भारत में आने कैसे भारत की जो एक संपत्ति थी, धरोहर थी, जो हम लोग के पास में अच्छा खासा सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, उसको ले जा गए और ले जाते भारत को उन्होंने इतनी बदहाल स्थिति में छोड़ा अंत में कि जिसको सुधारना बहुत ही अधिक जटिल काम था उस समय। तो यह सब हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख जो था, इन्होंने थियोरी दी, अपनी चीज़ें बताई क्या क्या हुआ, बट प्रकाशित कब हुई थी यह प्रश्न है यहाँ पर। तो सही आंसर है बी, 1901 AD में इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं दिक्कत है क्योंकि 1900 शुरू होते ही पहले ही वर्ष में इसको पब्लिश इन्होंने कर दिया था। तो चीज़ें इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और फैक्ट है, फैक्ट में क्या करना है कि चीज़ें आपको अपने हिसाब से जोड़नी है, अपने आप समझनी है कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। 3 शामिल थे, कोई एक नहीं होगा। वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1924। देखो कम्युनिस्ट केस था, है ना। और इस समय जितने लोग पकड़े गए थे कानपुर षड्यंत्र मामले के अंदर, बस ये था कि आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप सरकार विरोधी कार्य कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, इसलिए एक मामला चलाया गया था कुछ लोगों के ऊपर। अगर हम बात करें कौन कौन शामिल था, तो मुजफ्फर अहमद शामिल थे, नलिनी गुप्ता शामिल थी और शौकत उस्मानी भी शामिल थे। MA अंसारी इसके अंदर शामिल नहीं थे, इनके ऊपर यह मुकदमा नहीं चलाया गया था। तो सही आंसर हम लोग का डी हो जाता है। इस हिसाब से कानपुर षड्यंत्र केस को ठीक से समझ लीजिएगा, क्योंकि दोबारा पूछा जा सकता है किसी और रूप में, ठीक है। तो ज़रूरी है कि दिक्कतों से बचा जाए, और रिपीट होता है, आयोग रिपीट करता है, हम लोग देखते हैं, तो इस प्रकार से भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। मामला क्लियर है। बहुत सारे नाम थे जैसे कि MN रॉय, मुजफ्फर अहमद, SA डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, सिंगारवेलू चेट्टियार और गुलाम हुसैन। यह प्रमुख लोग थे जिनके ऊपर यह पूरा केस चला था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है।
17वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना सॉल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। द नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट सत्याग्रह एट धरसाना सॉल्ट वर्क्स वॉज। किसने किया था? तो वो ये ऐसा नाम है ना कि किताबों में जर्नली मिलेगा आपको, बहुत सारी जगह मिलेगा और उल्लेख करते हैं। क्यों? एक ब्रिटिश आदमी था, भारत के लिए खबर छापी थी, भारत की बात कही थी उसने, दिखाया था कि हाँ दर्द की स्थिति क्या है, कैसे परेशान किया जा रहा है, किस घटना की वजह से क्या क्या हुआ था, ये सब चीज़ें हुई थी यहाँ पर। तो यह जो क्रेडिट जाता है ये वेब मिलर को जाता है। हर जगह नाम मिल जाएगा, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। फैक्ट बेस्ड प्रश्न ही है, क्योंकि फैक्ट अधिक पूछे जाएंगे तो फैक्ट में कंफ्यूज होंगे तो फिर आंसर गलत भी हो सकता है। लेकिन किताबों में पढ़ते हुए नाम सीधा सीधा वेब मिलर का मिल जाता है, कोई डाउट नहीं है। फ्रांसिस लुइस का आंसर नहीं है, मार्क टूली भी नहीं है और फिलिप स्प्रेड भी नहीं है। सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 25,000 स्वयंसेवक पहुंचे थे सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में 21 मई 1930 को, जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी समय यह घटना भी हुई थी। तो बहुत अधिक परेशान हुआ था, लाठीचार्ज हुई थी इनके ऊपर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं रहा होगा। यदि फिर भी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए अवेलेबल है। अपने विचार रख सकते हैं, अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आपको जवाब मेरे द्वारा ही वहाँ मिल जाएंगे। ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प। एंड बस तैयारी करते रहिए अच्छे से, ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए, आप लोग मेंस लिखने जाएँ, यही दुआ है हम लोग की, और इसीलिए सब प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो अगली वीडियो मुलाकात करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, 2020 के प्रश्न पत्र के साथ में। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।